औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। आज जो स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें है सीमेंट इंडस्ट्री। आज हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने लगे हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री है क्या, पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री की क्या प्रोग्रेस है, इंडिपेंडेंस टाइम से लेकर अब तक पाकिस्तान में सीमेंट के बारे में कितनी तरक्की हुई है और उसकी इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है। आज कुछ इन आउटलाइन के और हमारी केमिस्ट्री का इसकी इंडस्ट्री में क्या रोल है, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सीमेंट जो है वो आप सबको पता है कि ये एक बिल्डिंग मटेरियल है। इंग्लिश साइंसदान जिनका नाम मैसन जोसेफ है, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जब उन्होंने देखा कि मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन क्ले, जब लाइमस्टोन और क्ले का मिक्सचर पानी में मिलाया जाए तो इससे एक पेस्ट बन जाती है। और अगर इसको कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको रखा जाए तो वो एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब जोसेफ मैसन ने देखा कि वो जो हार्ड मटेरियल है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है पोर्टलैंड रॉक से, एक चट्टान से जिसको पोर्टलैंड रॉक बोला जाता है, उससे रिजेंबल करता है। फिर मैसन जोसेफ ने एक मिक्सचर निकाला जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से फेमस हुआ। ये मिक्सचर था लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना ऑक्साइड। 4 इसमें यूज़ किए गए हैं। इसके मिक्सचर को बोला गया पोर्टलैंड सीमेंट। ये बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल था और यूज़ किया जा रहा था फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ भी तामीरात के लिए ये एज ए पेस्टिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जा रहा था। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है, उसके अकॉर्डिंग ये वो मटेरियल है जो कि ऑब्टेन होता है बाय द बर्निंग ऑफ इंटीमेट मिक्सचर्स ऑफ कैलकेरियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जो कि कैल्शियम पर डिपेंड करता है, एंड आर्जिलेश मिक्स्ड मटेरियल जो कि सफिशेंटली, जब इन दोनों मिक्सचर को, कैलकेरियस और आर्जेलियस मिक्सचर को जब एक सफिशेंट टेम्परेचर पर इसको हीट अप किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ क्लिंकर एक तरह की, आप कह सकते हैं पथरीली हार्ड मटेरियल होता है जिसमें डिफरेंट साइज़ के स्टोन्स होते हैं। उस तरह के हार्ड मटेरियल को क्लिंकर कहा जाता है। इस क्लिंकर को प्रॉपर तौर पर ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में ले आया जाता है। ये जो फ़ाइन पाउडर फॉर्म होती है, इसमें जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है इसमें, यानी आप कह सकते हैं वो कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो 3 तरह के इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने सीमेंट के बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। अब मूव करते हैं सीमेंट के रॉ मटेरियल की तरफ। सीमेंट में रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया जाता है? जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ही हमें पता चल चुका था कि कैल्शियम जो है इसका एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके मार्बल्स आ जाते हैं, आपका चौक आ जाता है, जो कि मेन सोर्स है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का मेन सोर्स है। उसके बाद है आर्गिलेशियस मटेरियल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपकी क्ले आ जाती है, आपकी शेल्स आ जाती हैं, स्लैग्स आ जाती हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं एसिडिक कंपोनेंट। और वो एसिडिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? या तो एल्यूमिनेट्स होते हैं या फिर सिलिकेट्स होते हैं। कैलकेरियस मटेरियल हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे? कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि ये आपके आर्गिलेशियस मटेरियल हमें क्या प्रोवाइड करें? एसिडिक कंपोनेंट प्रोवाइड करें, जो कि डिपेंड करते हैं किस पर? एल्यूमिनेट्स पर एंड सिलिकेट्स पर। और थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो क्या है? हमारा जिप्सम है। यानी कि सीमेंट अगर आपने तैयार करना है तो आपके पास कौन से 3 रॉ मटेरियल होने चाहिए? नंबर 1 इज़ कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल एंड जिप्सम। एक जो गुड सैंपल है पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें एवरेज कंपोजिशन क्या होनी चाहिए वो आज हम देख लेते हैं।
टोटल ये 7 से 8 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें लाइम 62% होना चाहिए, सिलिका आपका 22% होना चाहिए, एलुमिना आपका 7.5% होना चाहिए, आपका मैग्नीशिया MgO 2.5% होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड 2.5 होना चाहिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5 होना चाहिए, सोडियम ऑक्साइड 1.0, जबकि पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो भी 1% होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये वो कंपोजिशन है जो कि एक गुड सैंपल की है ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की। अगर परसेंटेज इससे कम या ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो सैंपल है वो अपनी मेयार, अपने स्टैंडर्ड को लॉस भी कर सकता है, लॉस भी कर। अच्छा जी, अगर इसकी परसेंटेज जो है कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे जो सैंपल है वो गुड सैम्पलिंग में नहीं आएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। एक और सवाल, आप लोगों को ये कंपोजिशन एज इट इज़ याद करनी है क्योंकि ये एज ए शॉर्ट आ सकता है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि रॉ मटेरियल, व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वो एज ए शॉर्ट आ जाता है, या एवरेज कंपोजिशन ऑफ गुड सैंपल आ जाता है सीमेंट की। आपने वो कंपोजिशन बतानी होती है, तो आपने ये अच्छे से तैयार कर लेना है। अब मूव करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। सीमेंट को मैन्युफैक्चर किस किस प्रोसेस से किया जाता है, तो वो दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है ड्राई प्रोसेस, दूसरा है वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस वो होता है जिसमें आपने पानी वगैरह के बगैर ही पूरा सीमेंट जो होता है वो तैयार करना पड़ता है। वेट प्रोसेस वो होता है जिसमें आप अपने रॉ मटेरियल को पानी में डिप करवा देते हैं, यानी एक पेस्ट तैयार होगी, उसमें आपका वाटर मौजूद होगा। अब कौन सा प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए सीमेंट की प्रोसेसिंग में, वो डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पर। नंबर 1 फैक्टर है फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो कैल्केरियस मटेरियल है, आर्गिलेशियस मटेरियल है, ये आया किस फॉर्म में है, इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, क्या वो ड्राई है, सॉलिड है, किस फॉर्म में है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ फैक्ट्री, आपकी जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी हुई है उसकी कंडीशन क्या है। उसके बाद चलते हैं प्राइस ऑफ फ्यूल पर, वहाँ पर आया जो ईंधन है उसकी प्राइस क्या जा रही है, कहीं हम ऐसा सीमेंट तो नहीं बना रहे जो बेहद एक्सपेंसिव और लोगों की अप्रोच में ना हो, तो वो भी एक सक्सेसफुल वे नहीं होता। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को देखने के लिए हम इन 3 टर्म्स को मद्देनज़र रखते हैं। आया कि अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में सीमेंट किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में वेट प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है उसको फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि वेट प्रोसेस में क्या होता है, हमें इसको ग्राइंड नहीं करना होता, हम इसे पानी में डिप कर देते हैं, ये फ्री ऑफ डस्ट होता है और इजी होता है इसे ग्राइंड करना, बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं यूज़ हो रहा होता है। जबकि ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, एक्सेसिव ग्राइंडिंग चाहिए, और इस एक्सेसिव ग्राइंडिंग के लिए आपको फ्यूल की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान में जो सीमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ वेट प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए। वेट प्रोसेस में क्या होता है, ग्राइंडिंग जो होती है वो डन की जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि जैसे कि लाइक दैट, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आप घरों में आटा गूंद रही होती हैं तो आप आटे में पानी ऐड करके उसकी ग्राइंडिंग कर रही होती हैं, उसका एक पेस्ट तैयार कर रही होती हैं। सेम उसी तरह सीमेंट के रॉ मटेरियल को हम पानी उसमें ऐड करके उसकी ग्राइंडिंग शुरू करते हैं। वेट प्रोसीजर में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप हैं वो 5 स्टेप हैं। नंबर 1 स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आपने अपने रॉ मटेरियल को क्रश करना है, ग्राइंड करना है। सेकंड स्टेप है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो तमाम रॉ मटेरियल है आपने उसको अच्छे से मिक्सअप करना है। थर्ड स्टेप है हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किलन, यानी आपके पास जो रोटरी किलन है, जो भट्टी है, उसमें आपने अपनी स्लरी को हीटअप करना है। फिर आता है ग्राइंडिंग प्रोसीजर, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट आता है क्लिंकर। फिर लास्ट स्टेप जो होता है, 5th स्टेज होता है, जिसमें हम अपना जिप्सम ऐड कर रहे होते हैं, जो कि उसकी हार्डनिंग को बढ़ा रहा होता है। तो इन स्टेप्स को 1 बाय 1 रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, क्योंकि पाकिस्तान में वेट प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, वेट प्रोसेस को फॉलो अप किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को क्रश कर लेते हैं। क्रश करने का मकसद ये है कि अगर वो बड़े बड़े साइज़ में आपके पास चौक आ रहा है, लाइमस्टोन आ रहा है, तो आप उसको पहले सूटेबल साइज़ में क्रश कर लें। जब सूटेबल साइज़ में क्रश कर लेते हैं तो फिर हम उस क्रश मटेरियल में पानी की अमाउंट ऐड कर देते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं। ये जो ग्राइंडिंग होती है या तो ट्यूब मिल में की जा रही होती है
जिसमें स्टील के बॉल्स डाले हुए होते हैं, वहाँ पर इसकी ग्राइंडिंग प्रॉपर से की जा रही होती है। इसका एक प्रॉपर एक चैनल होता है जिसके थ्रू इसको ग्राइंड अप किया जाता है। उसके बाद मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें आप अपने रॉ मटेरियल को मिक्सअप करते हैं, क्योंकि सीमेंट के जो इसेंशियल कंपोनेंट हैं वो क्या थे, लाइमस्टोन एंड क्ले था। तो लाइमस्टोन जो है वो 75% अमाउंट में लेना है और 25% में आपने क्ले लेना है। इन दोनों को आप मिक्सअप करते हैं और मिक्स करके एक स्लरी बन जाती है। स्लरी कहते हैं एक पेस्ट को लाइक दैट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप पानी लें और आप उसमें चौक को पीस कर डाल दें, चौक को पीस कर डालते हैं, आप देखेंगे एक पेस्ट टाइप सा आपका वाइट सा पेस्ट बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्लरी। उस स्लरी में 35 to 40% वाटर कंटेंट पाया जाता है, पानी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब उसको हीट किया जाता है या कुछ ऐसा प्रोसीजर हो रहा होता है, कुछ पानी जो होता है उसमें से इवेपोरेट हो जाता है मिक्सिंग के दौरान, तो उसमें पानी का कंटेंट 20 to 30% भी रिकॉर्ड किया गया है कि 20 से 30% पानी भी मौजूद होता है। उसके बाद चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग की है हीटिंग स्लरी। अब जो हमारी स्लरी तैयार हो गई है, अब हम उसको हीट करने लगे हैं। अब उसको हीट करने के लिए हम रोटरी किलन यूज़ करते हैं। अब ये रोटरी किलन का इसमें बहुत मेन रोल है, एक बहुत मेन रोल है। इसके डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्लरी को इस रोटरी किलन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं रोटरी किलन खुद कैसा होता है। ये आप लोग जब, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो किसी के घर में, घरों में घर बन रहे होते हैं, उस वक्त भी उस वक्त तो खैर मिक्सिंग किलन लेकर आया जाता है ना, मिक्स करने वाली एक रोटरी लाई जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह की होती है। इस रोटरी किलन की सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसका अगर आप डायामीटर देखें तो ये 8 to 15 फीट डायामीटर का मतलब क्या है कि एक सर्कुलर चीज़ है जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायामीटर है वो 8 से 15 फीट के बराबर है। 8 से 15 फीट एक बहुत ज़्यादा चौड़ाई होती है। अगर आप लोग अपनी हाइट देखें तो हमारी हाइट जो आजकल है वो 4 या 5 फीट या 5.5 फीट के करीब होती है, और यहाँ पर डायामीटर जो है वो 8 से 15 फीट के दरमियान है डायामीटर। और अगर आप लेंथ देखें, उस सिलेंडर की जो लेंथ है, उस किलन की, रोटरी किलन की जो लेंथ है वो 300 से 500 फीट लंबाई में लंबा होता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक रोटरी किलन होगा, जो कि स्टील का बना हुआ होता है। और उसके अंदर जो होता है, यानी इसके अंदर जो होती हैं वो फायर ब्रिक्स, आग वाली ईंटों से उसकी लाइनिंग कर दी जाती है। ये जो किलन होता है ये 1 मिनट में 1 से 2 रेवोल्यूशन लेती है। जैसे आपकी अर्थ सन के गिर्द 365 डेज में एक रेवोल्यूशन लेती है, इस तरह आपकी रोटरी किलन 1 मिनट में 1 से 2 रेवोल्यूशन लेती है अपने एक्सिस के गिर्द, यानी अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमती है। इसमें ये थोड़ी सी इंक्लाइंड हुई होती है, झुकी हुई होती है। इसमें जो इसको हीट किया जाता है बाय बर्निंग कोल से या ऑयल से या फिर गैस की मदद से इसको हीटअप किया जाता है। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं। रोटरी किलन में जो प्रोसीजर होता है वो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट जोन ऑफ टेम्परेचर। इसके टोटल 4 जोन होते हैं। नंबर 1 जोन होता है ड्राइंग, जिसे प्री हीटिंग जोन कहते हैं। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम 500 के करीब होता है। इसमें जो स्लरी के अंदर, वो आप लोगों को याद है जो मैंने अभी बताया था, 30 से 40% वाटर होता है। इस प्री हीटिंग में उस पानी को, उस मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है और जो आपकी क्ले होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू एल्यूमिना, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड्स में। उसके बाद मूव करता है ये सेकंड है इसके जोन की तरफ, जिसको डिकम्पोजिशन जोन कहा जाता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मॉडरेट टेम्परेचर कितना होता है, 900 सेंटीग्रेड होता है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaCO3, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद चलते हैं बर्निंग जोन की तरफ। बर्निंग जोन में जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम 1500 सेंटीग्रेड, 1500
1500 सेंटीग्रेड। सोचें 1500 कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 50 से क्रॉस कर जाता है तो हम जो होते हैं कहते हैं कि बहुत गर्मी है, बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 1500 सेंटीग्रेड होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एलुमिना ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये चारों ऑक्साइड आपस में कंबाइन करके इस जोन में किस में चेंज हो जाते हैं, कैल्शियम फेराइट में, कैल्शियम सिलिकेट्स में एंड कैल्शियम एलुमिनेट्स में। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जोन जो कि कूलिंग जोन होता है। आप देख रहे हैं कि रोटरी किलन में जो फर्स्ट 3 जोन थे वो स्लरी को क्या किया, पहले उन्होंने स्लरी से वाटर रिमूव किया, उसको कंसनट्रेटेड किया, फिर उसकी डिकम्पोजिशन की एंड देन बर्निंग जोन आया। उसके बाद जो लास्ट जोन होता है उसका वो होता है कूलिंग जोन, उसमें उसको कूल किया जाता है। जो आपका मिक्सचर होता है, ये लास्ट स्टेज होता है रोटरी किलन का। रोटरी किलन का काम ख़त्म होने लगा, इसमें आपके मिक्सचर को कूल किया जाता है और टेम्परेचर जो होता है वो 150 से 200 सेंटीग्रेड पर आ जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो कि है क्लिंकर फॉर्मेशन। जब रोटरी से हमारा प्रोडक्ट निकलता है, रोटरी से यानी उसकी प्री हीटिंग हो चुकी, उसको हमने डिकम्पोजिशन जोन से वो गुजर चुका, उसके हाई टेम्परेचर से गुजर चुका, उससे कूलिंग जोन से पास आउट हो गया। कूलिंग जोन से पास आउट होने के बाद हमारा जो सीमेंट होता है वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है, क्लिंकर फॉर्म में आ जाता है। क्लिंकर फॉर्म के वक्त इस वक्त हमारे सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर का होता है, जो कि डिफरेंट साइज में होता है। उसके बाद हम इस क्लिंकर में अपना जिप्सम ऐड करते हैं 2%। ये अमाउंट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQ। 2% जिप्सम जो होती है हम अपने सीमेंट में ऐड करते हैं, ना 2% से ज़्यादा ना 2% से कम से जिप्सम जो होती है अपने मिक्सचर में हम ऐड करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं और उसकी फिर प्रॉपर पेपर बैग्स में सीमेंट की पैकिंग करवा दी जाती है। यहाँ पर हमारा सीमेंट जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अक्सर पेपर में फ़्लो शीट आ जाती है कि फ़्लो शीट डायग्राम जो है वो सीमेंट की डिस्कस करें तो वो बनानी मुश्किल नहीं होती। जो जो स्टेप हमने किए आप उसको उसी तरह से लिख लें। पहले हमने क्या किया, लाइमस्टोन लिया, उसको रोटरी क्रशेस में डाला, फिर उसकी स्क्रीनिंग की, फाइन ग्राइंडिंग फॉर्म में लेकर आए, फिर उसको वॉश किया, उसको कलेक्ट किया, क्लिंकर फॉर्म में आया, फिर कूल किया, फिर ग्राइंड किया। ग्राइंडर के बाद सीमेंट सॉइल में आ गया, फिर उसकी बैगिंग कर दी यानी बैग्स में उसको स्टोर कर दिया और देन सीमेंट को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये इसकी आसान सी फ्लो शीट है जो कि आप इजीली कर लेंगी। उसके बाद है सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सेटिंग यानी सीमेंट जो है जब आप दीवार पर या ईंट पर लगा देती हैं, ईंट से ईंट को जोड़ देती हैं, तो उसकी सेटिंग में, उसका सेट होने में कितना टाइम लगता है। तो उसमें दो तरह के फिनोमिना हो रहे होते हैं जो डिफरेंट टाइम में होते हैं। एक तो वो रिएक्शन हो रहे होते हैं जो विद इन 24 आवर्स यानी पहले 24 घंटों के दरमियान रिएक्शन हो रहा होता है, और एक वो रिएक्शन हो रहा होता है जो 1 से 7 दिन यानी फॉर 1 वीक के दरमियान रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर यानी पहले 24 घंटों में जो रिएक्शन हो रहा होता है। पहले 24 घंटों में क्या होता है कि आपका जो सीमेंट होता है, जो आपने देखा मज़दूर सीमेंट निकालते हैं, अपने सीमेंट बैग से सीमेंट निकालते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी डालते वक्त उसमें क्या होता है, जैसे ही मज़दूर सीमेंट बैग से सीमेंट निकालते हैं, आपको पता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, बड़ा ग्राइंडिंग फॉर्म में होता है। जब वो उसमें निकालते हैं और उसमें पानी ऐड करते हैं, तो पानी ऐड कर जैसे ही करते हैं तो उसमें जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक जेल बना देता है। उस जेल को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर मैंने आपका रिएक्शन के तौर पे लिखा हुआ है, बुक में मेंशन नहीं था। ये है आपका ट्राई कैल्शियम, 3Ca को बोला हुआ है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसमें जब वाटर डाला गया तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। जब इस हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का फिर इसने रिएक्शन किया, क्योंकि आपको पता है हमारे सीमेंट में जिप्सम मौजूद होता है, ये रिएक्ट करता है जिप्सम के साथ जिसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ये दोनों आपस में मिक्सअप होकर क्या बना देते हैं, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला है 3CaO
Al2O3 3CSO4 2H2O। तो यहाँ पर हमारा जो होता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है हमारा विद इन 24 आवर्स में बनता है, पहले 24 घंटों में। अब पहले 7 दिनों में क्या होता है, उन 7 दिनों में क्या होता है कि आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई एल्यूमिनेट इन ये दोनों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुशक होकर ड्राई होकर निडल लाइक क्रिस्टल्स बना देता है। और जो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड में, और ये आपका एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड आपने देखा बीच में होल से रह जाते हैं, इंटरस्टाइसिस से रह जाती हैं। अगर आप कभी देखें नई नई दीवार बनी हो तो वो नई नई दीवार में जो इंटरस्टाइसिस बन जाते हैं उनको ये फिलअप करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और उस मैस को और हार्ड बनाता है। ये जो जेल बनती है ये शुरू में पानी को पहले लूज़ करती है। आप देखते हैं जहाँ पर नया घर बना हो वहाँ पे आप कितनी बड़ी ठंडी हवा आ रही है, क्या होता है कि सीमेंट वहाँ पर वाटर को लूज़ करता है, फिर वो फर्दर इवेपोरेट हो जाता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और वो हार्ड पर हार्ड होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा सेटिंग टाइम जो था सीमेंट का वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है सेटिंग सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान में 4 सीमेंट के प्लांट थे जो कि एक साल में 3,30,000 टन्स सीमेंट की प्रोडक्शन कर रहे थे एक साल में। 1954 में आफ्टर 7 years these 4 factory can produce 6,60,000 tons per year cement. In 1956, 2 more factories were stabilized in Daud Khil and Hyderabad. Now in current Pakistan set up 22 cement factories, private as well as public cement factories. They produce 9 अगर इसको हम पढ़ें, इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, हाँ जी, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 9,578,802 मीट्रिक टन पर ईयर जो है पाकिस्तान ये तैयार कर रहा है, जो कि हमारी करंट नीड को पूरा करने के लिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जिसको हमने काफ़ी डेप्थ में देखा। सबसे पहले हमने देखा कि इसको किस तरह से बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट देने वाला, सीमेंट का कॉन्सेप्ट देने वाला वो कौन थे, वो मेसन जोसेफ थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सीमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया। उनको आइडिया कहाँ से आया, पोर्टलैंड रॉक से आया, जिसको उसके बाद उन्होंने नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट का। फिर हमने देखा इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, एवरेज कंपोजिशन कौन सी यूज़ की जाती है। फिर हमने इसके प्रोसेस देखे कि ये 2 प्रोसीजर से तैयार किया गया। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सीमेंट है वो बाय वेट प्रोसेस क्यों तैयार किया गया, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी, फिज़िकल कंडीशंस देखी, फ्यूल रेट्स देखे। उसके बाद फैसला किया गया कि पाकिस्तान में जो सीमेंट है वो बेस्ट है कि आप वेट वे से तैयार करें। फिर हमने देखा कि वेट प्रोसीजर 5 स्टेजेस पर डिपेंड करता है, हमने उनको पढ़ा। फिर हमने सीमेंट के सेटिंग टाइम को पढ़ा कि विद इन 24 आवर्स क्या इसमें रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं, विद इन 7 डेज़ क्या रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं। और फिर हमारी पाकिस्तान में इस वक्त कितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि सीमेंट के लिए काम कर रही हैं और कितने मेट्रिक टन्स जो है सीमेंट आज पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी मसला हो किसी भी किस्म का जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।